जरा सोचिए, आप बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल टॉप पर हैं। प्रेसिडेंट्स और सीईओज आपसे सलाह लेते हैं और फिर सिर्फ 16 सेकंड की एक फोन कॉल और सब कुछ खत्म। जी हां, ये कहानी है रजत गुप्ता के उस शानदार सफर की जो अर्श से फर्श पर आ गया। लोग अक्सर इसे कहते हैं वॉल स्ट्रीट के बोर्डरूम में खेला गया एक शेक्सपियर का ड्रामा। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये कहानी है एम्बिशन की, दोस्ती की और उस एक फेटलिस्टिक कमी की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उनके शिखर तक पहुंचने की कहानी। एक अनाथ लड़के से लेकर एक ग्लोबल लीडर बनने तक का ये सफर। तो ये कहानी शुरू होती है कलकत्ता से। सोचिए, 18 साल की उम्र तक उनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। वो अनाथ थे, लेकिन उनके टैलेंट और जबरदस्त मेहनत ने उन्हें सीधा पहुंचाया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और फिर 1973 में उन्होंने ज्वाइन किया दुनिया की जानी मानी कंपनी मैकिन्जी। और कमाल देखिए, सिर्फ 21 साल के अंदर 1994 आते आते वो मैकिन्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मतलब एक ऐसी कामयाबी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। साल 2000 आते आते वो अपने करियर की बुलंदियों पर थे। वो पहले ऐसे शख्स थे जो अमेरिका से बाहर पैदा हुए और मैकिन्जी जैसी कंपनी को लीड कर रहे थे। बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े सीईओज उन पर भरोसा करते थे, उनसे सलाह लेते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईएसबी की नींव रखी और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल थे। असल में वो एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुके थे। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। एक दोस्ती जो घातक साबित हुई। और यहीं एंट्री होती है राज रत्नम की। देखिए, दोनों कितने अलग थे। एक तरफ थे रजत गुप्ता, जिन्हें बिजनेस की दुनिया में ईमानदारी और सम्मान का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, और दूसरी तरफ थे राज रत्नम, एक बेहद अग्रेसिव अरबपति हेज फंड ट्रेडर। इन दोनों की दोस्ती सच में बहुत से लोगों के लिए एक पहेली थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जिस इंसान के पास इतनी इज्जत थी, इतना रुतबा था, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा क्यों दिया? कहते हैं इसके पीछे एक वजह थी, एक अंदरूनी कमी। रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर उन्हें शायद लगने लगा था कि उनकी करोड़ों की दौलत हेज फंड मैनेजर्स के अरबों के सामने कुछ भी नहीं है, और यही इनसिक्योरिटी, यही असुरक्षा उन पर बहुत भारी पड़ गई। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, वो 16 सेकंड की फोन कॉल। तारीख थी 23 सितंबर 2008। एक ऐसी तारीख जिसने रजत गुप्ता की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब जरा समझिए कि हुआ क्या था। गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, और उसमें वॉरेन बफेट ने बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने पर हामी भर दी। ये बहुत बड़ी खबर थी। जैसे ही बोर्ड की कॉल खत्म हुई, ठीक उसके कुछ ही सेकंड बाद गुप्ता ने राजरत्नम को फोन मिलाया। और फिर क्या, कुछ ही मिनटों के अंदर, इससे पहले कि ये खबर दुनिया के सामने आती, राजरत्नम ने गोल्डमैन के लाखों डॉलर के शेयर खरीद लिए। ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का बिल्कुल क्लासिक केस था। और जानते हैं उस एक टिप से तुरंत कितना फायदा हुआ? करीब करीब $1 मिलियन। बस कुछ ही मिनटों में इतना मुनाफा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इन दोनों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि एफबीआई एक दूसरे केस के सिलसिले में राजरत्नम का फोन टैप कर रही थी। उनकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। और इसके साथ ही शुरू होता है चौथा दौर, पतन का दौर। बोर्ड रूम से सीधा जेल की सलाखों के पीछे। उस एक फोन कॉल ने वाकई सब कुछ पलट कर रख दिया। जब 2011 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूरी बिजनेस वर्ल्ड में जैसे भूचाल आ गया। उनका केस मीडिया में छा गया और 2012 में उन्हें दोषी करार दे दिया गया। सोचिए, जो इंसान कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को सलाह देता था, वो अब एक मुजरिम था जिसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, उनकी विरासत, जो आज भी विवादों में घिरी है। 2016 में वो जेल से रिहा हुए, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये कहानी एक भूल सुधार की है या फिर पूरी तरह बर्बादी की? अपनी आत्मकथा माइंड विदाउट फियर में गुप्ता यही दलील देते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था, कि उनकी बात को गलत समझा गया। वो आज भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि अदालत का फैसला और उनकी सजा, ये अब इतिहास का एक हिस्सा है। तो ये देखिए, ये टेबल उनकी पूरी जिंदगी के सफर को दिखाती है। शुरुआत हुई एक अनाथ के तौर पर, फिर पहुंचे बुलंदियों पर, मैकिन्जी के टॉप बॉस बनकर। इसके बाद राजरत्नम से दोस्ती, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का वो गुनाह जिसके लिए उन्हें सजा हुई, और आज वो एक लेखक के तौर पर समाज सेवा के जरिए अपनी एक नई पहचान बनाने में लगे हैं।
तो आखिर में हम सब उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, रजत गुप्ता की कहानी आखिर है क्या? क्या ये लालच के अंजाम की एक मिसाल है, या फिर ये एक ऐसे अच्छे इंसान की कहानी है जिससे बस एक बहुत बड़ी भयानक भूल हो गई? उनकी विरासत पर यह बहस आज भी चल रही है और शायद इसका कोई आसान सीधा साधा जवाब कभी नहीं मिलेगा।